दोस्तों, अब तक हमने भूगोल 7th क्लास के 2 अध्याय हमने समाप्त कर लिया है। अब तीसरे अध्याय पर अब आ चुके हैं। अब हमारा जो तीसरा अध्याय है, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। इसका नाम क्या है? ध्यान से देखिए, हमारी बदलती पृथ्वी। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी बदलती पृथ्वी बदल कैसे रही है ना? अब इसके बारे में हम पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखिए, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। आपको भी बताया था, लास्ट सेकंड चैप्टर में भी मैंने बताया था कि जो स्थलमंडल है, हमारी जो पृथ्वी की जो स्थलमंडल है, वो कई सारे प्लेटों में विभाजित है ना? तो स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें अष्टमंडलीय प्लेट कहते हैं। जो अनेक प्लेटों में विभाजित है, उसे क्या कहते हैं? स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? यहाँ ध्यान से देखिए, लिखा गया है, बताया गया है कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा से होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। क्या है, कैसा होता है? देखिए ध्यान से, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमता है और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ही, है ना, कुछ मिलीमीटर के लगभग ही गति करता है। तो कुछ मिलीमीटर के लगभग गति क्यों करता है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा होने के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। जो मैग्मा है वो किस आकार में घूमता है? इनको वृत्त में, सर्कल के आकार में घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है ना? प्लेट की इस गति के कारण, क्या वृत्तीय गति के कारण, है ना? जो पिघला वो मैग्मा है, वो वृत्तीय आकार में वो घूमता है। तो वृत्तीय गति के कारण ही, है ना, प्लेट की इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है। तो पृथ्वी गति को बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। तो कौन कौन सी बल हैं, हम इसके बारे में अब थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, अभी ध्यान रखिए, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। ठीक है ना? एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल को क्या कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्स किसे कहते हैं? कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, या उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं, और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बहिर्जनित बल। अब बात रहेगी कि बहिर्जनित बल क्या होता है। तो जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनित बल, और जो अंदर भाग, आंतरिक भाग में जो उत्पन्न होता है उसे अंतर्जनित बल। और जो बहिर्जनित बल को क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। अंतर्जनित बल क्या करते हैं? कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी धीमी गति, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अधिक हानि होती है। भूकंप या ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी के सतह पर अधिक हानि भी हो सकती है। चलिए आइए इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ कैसे कैसे होती है। मान लीजिए पृथ्वी की गतियाँ जब आप पढ़ेंगे, जिसमें दो तरीके के, एक अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल। अब हम ये करेंगे अंतर्जनित बल से क्या क्या उत्पन्न होते हैं, पहले हम इसको पता कर लेते हैं। तो अंतर्जनित से हमारे पास दो बल आता है, एक आकस्मिक बल और एक पटल विरूपण बल। तो आकस्मिक बल से जो होता है, आकस्मिक चीज़ें आती है जो कभी भी आ सकती है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया। और जो पटल विरूपण से क्या होता है? पटल विरूपण बल से क्या होता है? पर्वत निर्माणकारी बनता है ना? पर्वत निर्माणकारी बनता है। किससे? पटल विरूपण से। अब वही करेंगे, वही
बहिर्जनित बल की बात करेंगे। बहिर्जनित बल से क्या अपर्दन और निक्षेपण होता है। जैसे नदी का बहाव हो गया, जैसे नदी का बहाव हो गया, है ना, बहता हुआ जल यानी पवन, है ना, समुद्री तरंग और हिमनद, ये सारी चीज़ें किससे उत्पन्न होती है? अपर्दन और निक्षेपण के कारण। कौन से बल से? बहिर्जनित बल से, है ना। और आकस्मिक बल से तीन चीज़ें मैंने बताया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन। आकस्मिक बल से अपटल विरूपण बल से क्या उत्पन्न होता है? पर्वत निर्माणकारी बनता है। ठीक है, यहाँ तक की उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ज्वालामुखी, अब हम ज्वालामुखी की बात करेंगे। ज्वालामुखी में हम ये देखेंगे कि ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी कहते किसको हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे, है ना। तो ज्वालामुखी भूपर्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है। देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है ना, जो ऊपर की तरफ ये जो भाग दिख रहा है, ये खुला छिद्र है ना, ये खुला हुआ छिद्र। तो ज्वालामुखी भूपर्टी पर एक खुला हुआ ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक से निकलते हैं। तो पिघला हुआ पदार्थ क्या होता है? मैग्मा होता है। यानी मैग्मा अचानक से ऊपर की तरफ निकलता है। तो ऊपर की तरफ कहाँ से निकलता है? जो खुला हुआ भाग रहता है वहाँ से निकलेगा, है ना। ऐसा छिद्र होता है ये, जो बिल्कुल खुला हुआ होता है, वो यहाँ से निकलेगा। तो क्या निकलेगा? पिघला हुआ मैग्मा निकलेगा, जो पिघले हुए पदार्थ के अचानक निकलने से होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है। अब इसी प्रकार जिस तरीके से ये ज्वालामुखी जब वहाँ से निकलता है तो कंपन उत्पन्न होती है, भूकंप आने की संभावना हो जाती है। उसी प्रकार जब प्लेटें भी आपस में टकराती है या प्लेसें भी आपस में गति करती है ना, जब गति करती है, गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। अब बात रहे कि भूकंप कहते किसको हैं, थोड़ा ये समझ लीजिए कि भूकंप कहते किसको हैं। तो भूकंप किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन उठता है कि पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, इस कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर, जो स्थल मंडलीय प्लेट है उसको गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। यह कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। तो वह स्थान भूपट्टी के नीचे वह स्थान स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है यानी शुरू होता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है ना। और उद्गम केंद्र के भूसतह पर भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। और जो जो आपका उद्गम केंद्र है, जो उद्गम केंद्र के बाद जो निकटतम स्थान है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है यानी बाहर की तरफ निकलता है और अधिकेंद्र के निकटतम भाग पर सर्वाधिक हानि होता है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। चलिए इसको हम डायग्राम से ही समझते हैं, डायग्राम में ही, है ना, डायग्राम में ही हम देखते हैं। चलिए ये देखिए इस डायग्राम में जो यहाँ से जो निकलेगा, है ना, यहाँ से ये इसका उद्गम केंद्र है ना। और उद्गम केंद्र के पास वाला जो है अधिकेंद्र हो गया, है ना, अधिकेंद्र हो गया। और यहाँ से देखिए ये चारों तरफ निकलना शुरू होगा, ये सारे देखो इधर 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 उधर क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो इस जगह ये जो तरंगे जब इसे बाहर की तरफ निकलेगी तो इसके जितने भी पास वाला स्थान, जितना पास वाला स्थान होगा उस पर ज़्यादा हमें भूकंप की झटके देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे ये भूपट्टी के दूर चलता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा, वैसे वैसे भूकंप का प्रभाव कम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पे भी यही समझाया गया है। वह स्थान, उद्गम केंद्र क्या होता है? उद्गम केंद्र, है ना, उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी वह वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ से उद्गम हुआ, ये हमारा अधिकेंद्र हो गया, है ना। और ये
प्लेट सीमा होगी, ये प्लेट सीमा होगी। अब भूकंप तरंग सभी दिशाओं में बाहर की ओर गमन करेगा, और सभी दिशाओं में ये जब जाने लगेगा भूकंप, इधर 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 उधर हर जगह पे जाने लगेगा, तो जो जो भूकंप अधिकेंद्र के पास, जो भी अधिकेंद्र की भूपट्टी के पास जितने भी भूपट्टी के ऊपर चीज़ें होंगी, वहाँ पे ज़्यादा वो नुकसान करेगा। और जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा, भूकंप के झटके कम होने लगेंगे और कम जान माल की हानि होगी। उम्मीद है इतना समझ में आपको आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इनके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों के उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। देखो, भूकंप का वैसे जान पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ स्थानीय लोग हैं वो भूकंप का पता लगा लेते हैं। जैसे जानवरों में हलचल आ जाती है, मछलियों में हलचलें उत्पन्न हो जाती है, जानवर अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लग जाते हैं, और तालाब में मछलियों का आपको बताई दिया कि, और या सांपों को धरातल पर आ जाना, यानी वो छुप के रहता है, वो धरातल पर आ जाता है, जिससे संकेत मिलता है कि भूकंप आने वाला है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, है। अब आगे देखिए, इसको देखते हैं, भूकंप से बचाव के तरीके। थोड़ा सा भूकंप से बचाव के तरीके भी देख लीजिए। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इसमें इनसे दूर रहें। किस से दूर रहने की बात कर रहा है? तो आग वाले स्थान से दूर रहिए। चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर के फ्रेम से हमेशा क्या रहना चाहिए? दूर रहनी चाहिए। पहले से क्या क्या तैयारी कर सकते हैं? अपने दोस्तों एवं परिवार और सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें, घबराएं नहीं। आगे चलिए, मुख्य स्थलाकृतियों की बात करते हैं कि मुख्य स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, है ना। मुख्य स्थलाकृतियाँ अपच्छ एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रम द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन उठेगा कि कौन से प्रक्रम के द्वारा दृश्यमय भूमि जो दिखाई देता लगातार विघटित होती रहती है? तो अपच्छ एवं अपर्दन के कारण। तो पृथ्वी की सतह पर शैलों को टूटने से, अपच्छ किसे कहते हैं वो देख लीजिए। पृथ्वी की सतह पर शैलों को टूटने से अपच्छ क्रिया होती है। तो अपच्छ कैसे होती है वो पता चल गया आपको, है ना। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन करते हैं। अपर्दन कैसे होता है कि जैसे पानी का तेज बहाव है तो उसमें बहा करके एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पर लेकर चले जाते हैं, है ना। तो भूदृश्य पर जल एवं पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा उत्पन्न होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है? लेके चले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। अब विभिन्न स्थलाकृतियाँ कैसे बनी? तो जब अपर्दन, ये अपच्छ है, और अपर्दन की वजह से विभिन्न स्थलाकृतियाँ बनता है। क्यों? क्योंकि जब अपर्दन होता है तो मान लीजिए कि जैसे कि आपका नदी है, तो नदी से क्या होता है कि नदी में बहाव तेज है, तो वो क्या करेगा? अपच्छ को, यानी जो कूड़ा कचरा या जो रेत उत है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के चला जाएगा, और जब उसका बहाव कम हो जाएगा तो वहीं वो सूख जाएगा। जिस प्रकार से क्या बन जाएगा, वहाँ पे एक स्थलाकृतियाँ बन जाएगी। अब नदी के कार्य का देखेंगे कि नदी का कार्य क्या है ना। नदी के कार्य को समझते हैं।
नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। अच्छा, जो दृश्य भूमि का जो भूमि दिख रहा है उसका नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होगा। क्यों होगा? कि जब नदियों का पानी बहेगा या पर्वतों से नीचे की तरफ गिरेगा, तो जहाँ गिरेगा तो उस जगह पे वो टूट जाएगा, तो वहाँ अपर्दन हो जाएगी। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, तो यह जलप्रपात कहते हैं। अब जलप्रपात किसे कहते हैं? जलप्रपात एक प्रकार का झरना है ना, झरना ही होता है। तो जैसे कि पहाड़ों से नदियाँ जब नीचे गिरती है तो झरने की तरह होती है। तो जिस भी कठोर सैल पे अगर गिरती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अपर्दन हो जाएगा। तो जलप्रपात किसे कहते हैं? तो नदियों को, ध्यान से देखिएगा, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, तो यह क्या कहलाती है? जलप्रपात कहलाती है ना? जलप्रपात कहलाती है। इसका निशान लगाइएगा और इसको लिखिएगा। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ को विसर्प कहते हैं। अब आया क्वेश्चन कि विसर्प किसे कहते हैं? तो विसर्प में कहना कि जब नदी धरातल पर आती है तो धरातल में जैसे ही प्रवेश करती है तो धरातल वाले क्षेत्र पर मोड़दार मार्ग बनाती है, और जो मोड़दार मार्ग बनाती है इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। और इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन होता रहता है। तो वहाँ क्योंकि जो मोड़ बनाएगा तो वहाँ की मिट्टियाँ टूटने लगेगी और बह कर के आगे जाने लगेगी, जिससे क्या होगा? अपर्दन क्या हो जाएगा? अपर्दन के कारण जो विसर्प होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है और विसर्प जिसकी वजह से क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। तो लुप्त के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लुप्त नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बना लेते हैं। और जैसे ही वो चीज़ें जब टूट जाएगी तो पानी आगे की तरफ बढ़ेगा, और अगर गड्ढा वगैरह अगर होगा तो उसमें जा कर के पानी क्या हो जाएगा? जम जाएगा, वो एक झील का निर्माण कर लेगा। उसी को कहते हैं चाप झील। एक झील का निर्माण करके उसे क्या कहेंगे? चाप झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। कभी कभी क्या होता है कि अपने किनारों को वो छोड़ करके बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण हो जाता है, यानी वहाँ पे पूरा फैल जाता है। ऐसी मिट्टी एवं अपरदनों को ऐसे मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं, और इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण हो जाता है। नदी के उत्कृष्ट तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के उत्कृष्ट, ठीक है ना, उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। नदी क्या होता है? अनेक भागों में विभाजित हो जाती है। अब थोड़ा और आगे देखिए, जिनको वितारिका कहते हैं। अब वितारिका पूछेगा, वितारिका कहते हैं किसको है? तो नदी, ध्यान से देखिए, नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाती है। नदी उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते, यहाँ जब समुद्र तक नदी पहुँचते पहुँचते अनेक धाराओं में बट जाती है, ठीक है ना, अनेक धाराओं में बट जाती है। क्या होते हैं? अनेक धाराओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? वितारिका कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो डेल्टा के कैसे निर्माण होता है? कि जब जो वितारका होता है, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण कर देती है, यानी एक जगह इकट्ठा कर देती है, और प्रत्येक वितारका अपने मुहाने का निर्माण कर लेती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण हो जाता है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निपेक्ष तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको
समुद्री गुफा कहते हैं। अब समुद्री की गुफा गुफा किसे कहते हैं? मान लीजिए कि समुद्र है, तो समुद्र में बहुत बड़े-बड़े शिलाएँ भी होती हैं, पत्थर होता है, तो उसमें क्या होता है, उस शिलाओं पर जब समुद्र का प्रभाव पड़ता है, धारा उस पे बहती है, तो उस पे जाकर के टकरा जाती है। टकराने की वजह से वहाँ दरार पड़ जाता है और बार-बार टकराने की वजह से उसमें क्या हो जाता है, होल हो जाता है, और जो होल हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि वहाँ एक गुफा बन गया। समुद्री गुफा आया समझ में? इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है, और ये बड़ा बार इस पे बार-बार टक्कर मारते इतना बड़ा कर देता है कि सिर्फ़ छत बन जाती है और ये पानी आर-पार निकल जाती है। तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम क्या कहते हैं? तटीय मेहराब। केवल छत ही बचता है ना? और लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, और लगातार जब टकराव मारता रहता है उस पे, तो छत भी टूट जाता है और केवल दीवारें बच जाती हैं। तो दीवार जैसी इन स्थलाकृतियों को स्टैग कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है। और हिमनद के कार्य थोड़ा सा देख लीजिए। हिमनद के कार्य, हिमनद हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। यह हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है, और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। हिमनद किसका निर्माण करते हैं? गहरे गर्त का। गर्त मतलब गड्ढा। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तटछल मिट्टी निक्षेपित होती है, तो ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती है। अब पवन के कार्य थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। बालू टीबे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। बालू टीबा यानी बालू से एक टीला बन जाता है ना, जब बालू के छत्रक की तरह। तो रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें समानतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काट देती है। जैसे मान लीजिए एक टीला बन गया, तो हवा इतनी तेज होती है, तो ऊपर के हिस्सा छोड़ के नीचे के हिस्सा जब काट देता है, तो बिल्कुल छतरी की तरह बन जाता है ना। तो उसको एक छत्रक शैल का निर्माण इस तरीके से होता है, छत्रक बन जाता है ना। इसलिए ऐसे शैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। जब पवन का भाव रुकता है, तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टीबा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं, तो वायु उनको उठाकर अधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, तो इसे एलोएस कहते हैं। चीन में विशाल एलोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो एलोएस ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? चीन में। तो यहीं तक कि आपका जो चैप्टर था, और आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है, और आपका इसी के साथ तीसरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों, उम्मीद है बच्चों, तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको जो समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं, वो आप तक आसानी से पहुंचता रहे, है ना। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।